नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैक के द्वारा ऑफिशियली जो है इकोनॉमिक्स का एक मॉडल पेपर जारी किया गया है। दोस्तों, जैक के द्वारा एक इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर जारी किया गया है, लेकिन अब जो है दोस्तों हम जिसका बात करने वाले हैं वो एक तरीका से हम मान सकते हैं ऑफिशियली मॉडल पेपर 2। जी हां दोस्तों, ऑफिशियली मॉडल पेपर 2 हम मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैक का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो ऑफिशियली जो है जैक के द्वारा ही क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो एक तरीका से हम इसे मान के चलते हैं जैक के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियली जो है आप कह सकते हैं मॉडल सेट पेपर 2। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपको एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कराया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया था वो सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। और दोस्तों ये जो मॉडल पेपर जो मैं बता रहा हूं, जिस क्वेश्चन पेपर का मैं बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन पेपर से आप लोग के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। मैं क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा, उसका आंसर्स भी बताऊंगा, लेकिन साथ साथ में आप आंसर्स को जो है देते जाइएगा, और लास्ट में जो देखिएगा कि 40 में से मेरा कितना अटेम्प्ट हो रहा है, मेरा कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं, यहां पे टोटल जो है 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो है पिछले साल पूछा गया था। टाइम दिया गया है 1.5 घंटे का। ठीक है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है यहां पे? हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग बेसिक क्वेश्चन को कभी इग्नोर मत कीजिएगा। इसलिए मैंने जो है हर एक इकोनॉमिक्स का जो है वीडियोस बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। तो यहां पे जिन्होंने पढ़ा हुआ मेरे वीडियोस के थ्रू से उनको मालूम चल चुका होगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है दोस्तों। तो अर्थशास्त्र के जनक हम किसे जानते हैं? एडम स्मिथ को। तो ऑप्शन 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर जिस बच्चे ने भेजा है उनका द्वारा लगाया गया आंसर यहां पे टिक आउट है, तो जरूरी नहीं कि उसके द्वारा लगाया गया हर आंसर सही होगा, इसलिए मैं जिस आंसर को टिक आउट करूंगा उसको आप लोग जो है अपने आंसर्स पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। देखिए धन केंद्रित परिभाषा जो है दोस्तों वो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, लेकिन दोस्तों यहां पे पूछा गया ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। ठीक है, यानी किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है पूछा गया। 4 ऑप्शन है आपके पास, मार्शल, सैमुअल्सन, एडम स्मिथ और माल्थस। ठीक है, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही सोचा दोस्तों आपने, मार्शल जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने हाल ही में आप लोगों को कराया अभी, ठीक है, कुछ दिन पहले। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फैक्टर प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया कौन फैक्टर प्रोडक्शन नहीं है, यहां पे नॉट पूछा गया दोस्तों। और इस बार भी आप लोग देख रहे हैं मॉडल पेपर में आप लोगों को नॉट लगा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यानी क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो फैक्टर प्रोडक्शन जो है यहां पे आपका दिया गया ऑप्शंस में लैंड, लेबर, आपका कैपिटल, 3 ही होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या नहीं है दोस्तों? मनी जो है फैक्टर प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। यहां पे हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए ये सहूलियत होगा। यहां पे दिया गया निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो भूमि, श्रम और पूंजी, ये सभी जो उत्पत्ति का साधन होता है यहां पे नहीं पूछा गया है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन दोस्तों आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग साथ साथ में आंसर्स देते चलिएगा दोस्तों, और लास्ट में चेक कीजिए कि आपका कितना आंसर सही है। इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए बिल्कुल ही आप लोग को अलग से टाइम नहीं दिया गया पढ़ने के लिए, जस्ट एग्जाम खत्म होगा और आप लोग का इकोनॉमिक्स का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो सब्जेक्ट है उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स का तैयारी अच्छे से करते चलिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है इकोनॉमिक्स का, आप लोग जाके वहां से वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने प्लेलिस्ट का वीडियो देखा है उनका 40 में 40 सही होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते पूछा गया है क्या, विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, तो केंद्रीय समस्या का मैंने अलग से सेपरेट वीडियो ही बना दिया है। ठीक है, जो कि आप लोग के एग्जाम में इससे 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और साथ में दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया। तो क्या होगा दोस्तों यहां पे केंद्रीय समस्या से रिलेटेड पूछा गया, हिंदी में भी देख सकते पूछा गया अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। ठीक है, तो दिया गया साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास या इनमें से सभी। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को दोस्तों, यहां पे जितने भी ऑप्शन है दिए गए हैं वो सभी करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इनमें से सभी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिन्होंने वीडियोस को देखा हुआ ऑलरेडी मेरा वो सभी क्वेश्चंस उनका सही होने वाला है। ठीक है, इन विच इकोनॉमिक डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म।
ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है और ऑप्शंस दिया गया आपका सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और नॉन ऑफ दिस। तो हिंदी में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो कीमत तंत्र, जब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पे कीमत तंत्र का बात करेगा तो वो किस पर बात किया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। कैसा टाइप का अर्थव्यवस्था होता है दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। तो ऑप्शन 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पे जब भी प्राइस मैकेनिज्म का बात करेगा तो यहाँ पे आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका दोस्तों। अब हर एक क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, नेम मेंशन द नेम ऑफ द कर्व व्हिच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पूछा गया है। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। इस पर अलग से वीडियो ही बना हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ऑप्शन 4 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए मैंने आप लोगों को कराया भी था, ठीक है। हर एक चैप्टर वाइज जो मैं सीरीज लेके आया हूं, हालांकि उस पर आप लोगों का सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है दोस्तों, इसलिए कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेटेड हो जाता हूं। तो आप लोग के लिए एक एक चीज बारीकी से समझाता हूं, तो आप लोग का भी एक फर्ज बनता है कि सर का मोटिवेशन मिले, इसलिए आप लोग अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसन पूछा गया है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ गोसन जो है, मैंने अलग से गोसन के बारे में जो क्वेश्चन का सीरीज बनाया था उसमें अच्छे से समझाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी गोसन का प्रथम नियम कौन सा है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं पढ़ के बता देता हूं, आप लोग आंसर दीजिएगा। व्हेन TU becomes maximum MU is, ठीक है, यानी व्हेन टोटल यूटिलिटी becomes maximum marginal utility is, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने मॉडल सेट 1 जो जैक के द्वारा इस बार जारी किया गया है उसमें मैंने काफी अच्छे से आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने जो है वीडियो को देखा नहीं है प्लीज जाके देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन के अंदर से जितने क्वेश्चन के पूछे जा सकते हैं वो सभी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग को बताया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। यहां पे पूछा गया जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो काफी अच्छे से मैंने टेबल बना के आप लोग को समझाया हुआ था। इसका आंसर जिन्होंने शून्य पे टिक आउट किया बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहां पे पूछा गया है स्लोप ऑफ बजट लाइन ऑन प्राइस लाइन इज, ठीक है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9 में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, PX/PY जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कीमत बजट रेखा की ढाल होती है वो पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है, हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ठीक है। मैंने हाल फिलहाल इसके बारे में बताया हुआ था। कार्डिनल के बारे में जो है आप लोग का जो प्रोजेक्ट रेल के तहत पूछा गया था कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में, और यहां देखिए आप लोग का एग्जाम में जो पूछा गया है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में पूछा गया। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में मैंने वहां पे आप लोग को बता ही दिया था कि ऑर्डिनल यूटिलिटी रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, एलन हिक्स होगा, ठीक है। तो यहां पे क्रमवाचक पूछा है तो क्या होगा, एलन हिक्स होगा, ठीक है। तो गणनावाचक पूछता, कार्डिनल पूछता, तब आपका क्या होता दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। जिन्होंने मेरा क्वेश्चन को देखा है वो आंसर इसका तुरंत कर सकते हैं। ऑप्शन से ही रहेगा दोस्तों, आप लोग का यहाँ क्रमवाचक के जगह पे क्या हो जा रहा है, गणनावाचक यानी कार्डिनल यूटिलिटी हो जा रहा है। तो आप लोग बताइए यहाँ चेंज करके, हम अगर पूछ रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में ऑर्डिनल के जगह में, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका जो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर जो होगा हिक्स और एलन वही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या पूछा गया, हु प्रोपाउंडर द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। घुमा के फिर से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो अभी हमने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम का प्रतिपादक कौन है, किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, गोसेन के द्वारा। ऑप्शन 1 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोसेन जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 पे देख सकते हैं, डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड कर्व के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चंस को हिंदी में भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया, मांग वक्र सामान्यतः, मांग वक्र की ढाल जो है सामान्यतः कैसी होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था मांग वक्र की ढाल जो है कैसी होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने क्या बताया था आंसर, कि बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक होती है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक होती है, ठीक है। इस यहाँ पे इनका गलत था आंसर दोस्तों, यहाँ आप लोग जो है इसको सुधारिएगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर और ऋणात्मक होती है, ठीक है। बाएं से
दाएं, बाएं से दोस्तों दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे बाएं से दाएं नीचे की ओर। ठीक है, ऑप्शन 2 जो होगा डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट जो होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चंस है, आप लोग इसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा क्योंकि जैक के द्वारा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए ये मॉडल पेपर आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स आप लोग का अच्छा मिला तो तय मानिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपको इस चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन वाला तो हाल फिलहाल में मैंने बताया था, क्या बताया था, dx डिमांड फंक्शन जो है px होगा। ठीक है, dx जो है आपका क्या हो जाएगा, dx जो है क्या होगा, फंक्शन ऑफ px जो होगा, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यानी मांग जो है मूल्य पर निर्भर करता है, मांग जो है किस पर निर्भर करता है, मूल्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन 3 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मांग फलन को किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन 3 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये डिमांड है, ये जो F देख रहे हैं इसका मतलब फलन होता है और P जो है दोस्तों कीमत को बताता है। ठीक है, तो यानी याद रखिएगा, यानी मांग मूल्य पर निर्भर करता है। जैसे कीमत का बढ़ना, कीमत का घटना जो है काफी ज्यादा मांग को इफेक्ट करता है, मैंने आगे भी आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, What with a rise in price the demand of given goods। तो गिफिन गुड्स वाला भी हाल फिलहाल में मैंने बता दिया कि गिफिन वस्तुओं, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होता है, बढ़ जाती है। ऑप्शन जो होगा 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, इंक्रीजेस जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रीजन फॉर फॉल डाउन डिमांड। तो क्या पूछा गया, मांग के कमी के कारण क्या है। तो मांग के कमी के कारण दोस्तों हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया हुआ था। यहाँ पे दिया गया आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ताओं की रुचि में कमी, इनमें से सभी। तो दोस्तों मांग में कमी होगा, अगर लोगों के पास इनकम ही नहीं होगा तो लोग डिमांड करेंगे, किसी भी वस्तु को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। अगर खरीदने वाला ही कम हो जाएगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, वस्तु का कम हो जाएगा। अगर उपभोक्ता का रुचि चेंज हो जाएगा कि उस सामान को में उसका अब रुचि नहीं रहा तो भी डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मांग में कमी के यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए ये सभी करेक्ट है दोस्तों, तो इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, डिक्रीजेस इन इनकम, डिक्रीजेस इन नंबर ऑफ बायर्स, डिक्रीजेस इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सभी करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने मॉडल सेट 1 नहीं देखा है मेरा वाला तो जाके अच्छे से देख लीजिए, तभी आपका सारा क्वेश्चन जो है एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। बहुत ही अच्छे से आप लोग हर एक आंसर को दे पाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं, क्या पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का जो है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्वांटिटी, मात्रात्मक जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, फॉर लग्जरी गुड्स द डिमांड इज। ठीक है, तो यहाँ पे लग्जरी गुड्स का मतलब होता है विलासिता वाली वस्तुएं, जैसे सोना चांदी, फर्नीचर, टेबल, इस तरह के जो आरामदायक वस्तु होते हैं उसे हम लोग लग्जरी गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो लग्जरी गुड्स का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हाईली इलास्टिक जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक जो है लोचदार, यहाँ पे अत्यधिक लोचदार यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी इज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी इज पूछा गया, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच क्या होती है, इकाई से अधिक। क्या होगा दोस्तों, इकाई से अधिक, ग्रेटर देन यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है दोस्तों, तो यहां पे देख सकते हैं किससे एक्सप्रेस किया जाता है, उत्पादन जो है, उत्पादन फलन जो है, यहाँ ABCD जो देख रहे हैं ये किसके रूप में दिखा रहा है, साधन के रूप में। तो ये वाला जो है प्रोडक्शन फंक्शन को इस तरह से हम लोग जो है एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, ये QX का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, ये QX बताता है उत्पादन यानी प्रोडक्शन को, ये जो F है ये फंक्शन यानी फलन को बताता है, और ABCD जो है ये साधन को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उत्पादन फलन वाला आप लोग को समझ में आ गया, उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो दोस्तों, आप लोग साथ साथ में कमेंट करते चलिए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल ये तीनों होता है किसको छोड़ के, मनी को छोड़ के, मुद्रा को छोड़ के। तो यहाँ पे मनी जो है गलत दिया हुआ है, आपको गलत ही खोजने बोला गया था, नॉट पूछा गया, नहीं पूछा गया, ठीक है। उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो यहाँ पे उत्पत्ति का साधन क्या नहीं होगा दोस्तों, मनी जो है नहीं है, बाकी सभी है, ठीक है। तो नहीं पूछा गया, तो इसलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का जो है आपका अल्पकाल होगा, मैंने ऑलरेडी बार बार इस चीज को समझा के बताया हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे के द्वारा टिक किया गया है उस पर ध्यान नहीं देना, आप लोग आगे हम जो टिक कर रहे हैं उसको मिलाते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बताया हुआ क्वेश्चन में से है, उत्पादन वृद्धि के साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा बढ़ता है, क्या हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों फॉर्मूला के बेसिस पे है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो एक रूल आपने पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ, टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर हम टीवीसी को यहां रहने देते हैं, टीवीसी को यहां रहने देते हैं, तो यहां पे टीएफसी कहां जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा, टीएफसी इधर आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या निकल रहा है, टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी, टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। तो ये कहां पे आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन 1 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको घुमा के पूछा गया आप लोगों को फंसाने के लिए, तो आप लोगों को फंसना नहीं है, याद रखिएगा फॉर्मूला कि टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, याद रखना है। तो उससे आप लोग इसको आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए ये समझ में आ चुका होगा फंक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग इस बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या दिया गया है, जो ऊपर में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। द फिक्स, देखिए यहाँ पे द एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया गया 5 यूनिट और उसका आउटपुट दिया गया 20, यानी टोटल कितना हो जा रहा है दोस्तों 100, ठीक है। और इधर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया गया 5 यूनिट और इसका आउटपुट दिया गया 40, यानी 5 को 40 से गुना करेंगे तो टोटल कितना हो रहा है 200। यानी दोस्तों यहाँ पे हमको निकालने क्या बोला गया है, एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट के लिए निकालने बोला गया, पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, टोटल यहाँ पे 100, ठीक है, 5 और 20 को गुना किए 100 और यहाँ पे 5 और 40 को गुना किए 200, तो 100 200 जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 300, कितना हो रहा है 300, और 300 है यहाँ पे। और टोटल क्वांटिटी कितना है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना यूनिट के लिए पूछा गया, 5 यूनिट के लिए, तो इसको 5 से डिवाइड दे देंगे तो मेरा आंसर कितना निकल जाएगा 60, कितना निकल जाएगा 60 आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है 60 का, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन जो है 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 60 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको टिक आउट कर लीजिएगा, हिंदी में भी वही क्वेश्चन को पूछा गया है जो क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में अभी समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैथ्स का जो है क्वेश्चन दोस्तों, इकोनॉमिक्स में जितने भी प्रीवियस ईयर में मैथ्स पूछे गए उसका एक सीरीज आएगा, तो उसको भी आप लोग जो है देख लीजिएगा, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आप लोग का नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में हो या ऑब्जेक्टिव टाइप में हो, ठीक है। विच ऑफ द विद द कंडीशन विल फार्म गेट मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा गया है, ठीक है। तो 25 नंबर का जो होगा, मैंने क्या बताया था बार बार, जब मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है मार्जिनल कॉस्ट के इक्विवेलेंट होता है, तो MR इक्वल्स टू MC जो है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फार्म लाभ निम्नलिखित में से शर्त को पूरा करने के लिए अधिकतम होगा, ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ये बताया हुआ क्वेश्चन में से है। चलिए परफेक्ट कंपटीशन का फिर से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो मॉडल सेट 1 एक बार अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में क्या बताया हुआ था, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट समझ चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो AR होता है MR के क्या होता है बराबर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है दोस्तों, AR जो है MR के क्या होता है बराबर होता है, मैंने बताया हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया इन व्हिच मार्केट AR कर्व इज पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है। तो व्हिच मार्केट में पूछा गया है, तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि ये जो होगा
पैरेलल क्या होगा यहाँ पे, ए आर जो है, ए आर का वक्र जो है एक्स अक्ष के क्या होता है, ए आर का वक्र जो है एक्स अक्ष के क्या होता है दोस्तों, समांतर होता है। ठीक है, तो ये उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। ठीक है, जब ए आर का वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो उसे हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा गया इन फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो इन फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 29 का। ठीक है, आप लोग 28 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे एम आर जो वक्र है, एमसी वक्र एम आर के नीचे से काटता है। एमसी वक्र जो है एम आर को क्या करता है, नीचे से काटता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एमसी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। ठीक है, नीचे को क्या कहते हैं, इंग्लिश में बिलो कहते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म संतुलन की दशा में जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, एमसी वक्र एम आर को नीचे से काटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देख सकते हैं, डिटर्मिनेटिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड इज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 29 में कि आपका वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन कौन से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्राइस गुड्स, प्राइस रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, तो यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए गए सभी करेक्ट है दोस्तों। हिंदी में भी देख सकते हैं, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन साधन कीमत, तो यहाँ पे इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस जो होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसको अच्छे से करके जाइएगा दोस्तों, जैक के द्वारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, इस बार भी रिपीट किया जाएगा। तो एक तरीका से इसे जैक का आप ऑफिशियल मॉडल सेट पेपर 2 मान सकते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड हु सेड। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था जेबी से के द्वारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन पूछ दिया है ना, तो ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू 0 मींस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा आपका पूर्णतः बेलोजदार। ठीक है, पूर्णतः क्या हो जाएगा, बेलोजदार, परफेक्टली इन इलास्टिक जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी सप्लाई इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब पूर्णतः बेलोजदार होता है तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। द मेजरमेंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, ये बताया हुआ क्वेश्चंस में से है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा क्यू एस बाय डेल्टा एस, यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा पी जो है डेल्टा पी बाय पी। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन 1 आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, यहाँ पे जिन्होंने टिक किया वो सही है, पूर्ति की लोच का सूत्र को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे क्या पूछा गया है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट। तो ये मार्केट वाला क्वेश्चन मैंने मार्केट का चैप्टर ही बोला था, आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इस बार जो है आपने देखा कि मार्केट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का जो है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए, ऑन एरा, प्रेजेंस ऑफ द बोथ बायर्स एंड सेलर। ठीक है, सिंगल प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर मार्केट में अगर सेलर और बायर ही नहीं रहेंगे, प्रेजेंस नहीं रहेंगे, तो कैसे होगा मार्केटिंग का काम। ऑन एरिया का, पर्टिकुलर एरिया जो है उसका भी बात किया जाता है, सिंगल प्राइस ऑफ कमोडिटी का बात किया जाता है। तो ये जितने भी है सभी ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाजार की विशेषता इनमें से सभी है, एक क्षेत्र, क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति, वस्तु का मूल्य, ये सभी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इनमें सभी करेक्ट हो जाएगा। 34 का देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इज परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पे जो है दोस्तों 34 नंबर का जो है ए आर इक्वल्स टू एम आर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बहुत करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों का जो है मिला के हम परफेक्ट कंपटीशन का बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही मैंने क्वेश्चन में बताया, इसमें पूछा गया था ऊपर में। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, ए आर इक्वल्स टू एम आर जो है वो बराबर होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 3 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो यहाँ पे 35 में जो है यहाँ पे क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया, नॉट पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हड़बड़ा के टिक आउट नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो है नहीं में शामिल होगा। ठीक है, नहीं पूछा है इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, विज्ञापन तथा विक्रय लागतें, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, इफ टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट एट 2 यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड
22 द टोटल प्रोडक्ट एट 1 यूनिट इज 0 देन MP इज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करना है, अगर इससे इसका वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो 22 में से 10 जाएगा तो आपको कितना आंसर बचेगा दोस्तों, 12 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन में से था, ये क्वेश्चन बताया हुआ है, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देख सकते हैं A finance minister may increases the tax those commodities which have the value of price elasticity of demand is पूछा गया। एक वित्त मंत्री वैसी वस्तुओं पर कर दर की वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग कीमत लोच होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1, एक यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट होगा दोस्तों, यहाँ पे 1 नहीं 2 करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, लेस देन 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग लास्ट में जो आंसर्स मिला के नीचे बताइए कितना सही हुआ। अकॉर्डिंग टू मार्शल डैश इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ये क्वेश्चन आप लोग का मॉडल पेपर 1 से पूछा गया। इसका क्या होगा, यूटिल्स जो होगा करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट देख के समझ चुके हैं कि मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या है, यूटिल्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इट्स प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में भी आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या पूछा गया है, किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों आप लोग को कि जब जब मूल्य बढ़ेगा, पूर्ति का बात कर रहे हैं यहाँ, डिमांड का नहीं। यहाँ पे इस बच्चे ने क्या किया कि मांग का नियम को लागू करके यहाँ पे टिक आउट कर दिया। याद रखिएगा, पूर्ति क्या बताता है कि जब जब मूल्य बढ़ेगा, जब जब मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा, जब जब मूल्य बढ़ेगा तब तब पूर्ति भी क्या होते रहेगा, बढ़ेगा, तब तक पूर्ति भी क्या होगा दोस्तों, सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, यहाँ पे विलोम नहीं होगा, डिमांड थोड़ी है कि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जब जब दोस्तों पूर्ति की मात्रा और कीमत के बीच का क्या संबंध होता है कि जब जब मूल्य बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगा, तब तब जो है सप्लाई भी इंक्रीज होगा। ये याद रखिएगा, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष हो जाएगा ना कि विलोम। ठीक है, डिमांड नहीं पूछा गया, मांग से क्वेश्चन नहीं है, ये सप्लाई से क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यही सब क्वेश्चन फंसाता है, जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रखिएगा तो आप लोग का एग्जाम में दिक्कत होने वाला है। ठीक है, द कैपेबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इससे जो क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों, सबसे पहले ही मैंने जब इकोनॉमिक्स का सीरीज स्टार्ट किया था यही क्वेश्चन पूछा था कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, उपयोगिता, यूटिलिटी जो है ऑप्शन 2 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है मॉडल जो पेपर है, एक तरीका से मैंने कहा इसे आप लोग जैक के द्वारा ऑफिशियली मॉडल पेपर 2 मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जैक के द्वारा ऑफिशियली क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो आशा करते हो दोस्तों आपने 40 में से कितना क्वेश्चंस का आंसर दिया आपने समझ चुका है और आप उसका आंसर्स दे भी चुके हैं। और नीचे ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 40 में से कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था, मुझे बस 5 स्टूडेंट चाहिए जो लाइक कर कमेंट करें, लेकिन इतना सपोर्ट भी आप लोग नहीं कर रहे, तो बड़ी दुख की बात है दोस्तों। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे इकोनॉमिक्स का पिछले साल जैसे मैंने स्टूडेंट्स का हेल्प किया था इस तरह भी इस साल भी हेल्प करूं। ठीक है, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो मुझे भी मेहनत करने में और अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।